हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो चंडीगढ़ के अंदर टीजीटी की भर्तियां निकली हुई हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत डिमांड है भाई, और उस डिमांड को लेकर ही हम तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की। और पहले भी हमने वीडियोस डाली हैं, और जो वीडियो डाली है उसमें हमने हिस्ट्री के ऊपर कुछ वीडियो डाली है। ठीक है, शुरुआत हमने हिस्ट्री कर दी है, और साइड बाय साइड हम ज्योग्राफी की भी शुरुआत करेंगे, और इसके साथ साथ हम पॉलिटी को भी डालेंगे एंड देन इकोनॉमिक्स को भी, जिसके आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। और जो बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है, एस्टेट, या फिर कोई बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई डीएसएसबी की तैयारी करता है, या फिर रीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और भाई या फिर कोई आप में से यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए जो ये वीडियो है भाई यूजफुल रहने वाली है, पहले ही मैं बता देता हूं। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे और कहां से होती है? सबसे पहले ज्योग्राफी के नाम में आता है होमर। होमर एक ग्रीक का बंदा था जिसने ज्योग्राफी के ऊपर सबसे पहले बात की, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई। दो बंदे निकल कर आते हैं। सबसे पहला नाम था हिकेटियस और एक का नाम था हेरोडोटस। जो हिकेटियस और हेरोडोटस थे वो दोनों ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। क्या होती है ज्योग्राफी और क्या होती है हिस्ट्री, और इसी बात को आगे चलकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री को एक अलग बेस देकर अलग अलग सब्जेक्ट तैयार किया जाता है। लेकिन यहां तक जो थे ये दोनों इंटरलिंक्ड थे, यानी इनका कहना था कि ज्योग्राफी भी वही है और हिस्ट्री भी वही है। लेकिन पता कैसे लगता है कि ज्योग्राफी ये है और हिस्ट्री की? जब आप एक बेसिक डेफिनेशन अब देखोगे ज्योग्राफी की बेसिक डेफिनेशन कहती है भाई, जब आप धरती के ऊपर कुछ फिजिकल रिलेशंस को पढ़ते हो, फिजिकल सेटिंग्स को पढ़ते हो, ठीक है, उसको आप ज्योग्राफी बोल सकते हो। अब वो फिजिकल किस तरीके से है, उसके अंदर ह्यूमन जो पोर्शन है वो भी ऐड हो चुका है, क्योंकि बर्नाल्ड वरेनियस और जो बर्नाल्ड वरेनियस था, एक उसके साथ साथ भाई इमैनुअल कांत का नाम भी आता है। ठीक है, स्पेलिंग अपना देख लेना भाई, कई बार स्पेलिंग जो है लिखने में गलत हो जाती है। बर्नाल्ड वरेनियस और इमैनुअल कांत जो थे, उन दोनों के बीच एक लड़ाई चलती है कि ज्योग्राफी जो है फिजिकल होनी चाहिए या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी होनी चाहिए। ठीक है, एक और जो लड़ाई थी इन दोनों के बीच, ज्योग्राफी को जर्नल तरीके से पढ़ना चाहिए या फिर एक रीजन स्पेसिफिक, यानी कि पर्टिकुलर किसी रीजन को, जैसे हरियाणा इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में एक रीजन है, छोटा सा रीजन है, छोटा सा स्टेट है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो है जर्नल और रीजन का जो मेजर डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। ज्योग्राफी धीरे धीरे आगे चलती जाती है और डेवलप होती जाती है। ठीक है, जो हिकेटियस और हेरोडोटस का जो योगदान मैंने आपको बताया है वो सभी बच्चों को याद करना बहुत जरूरी है भाई। हेरोडोटस ने हिस्ट्री को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी। एक बात ये भी कही है कि जो इजिप्ट नदी है, सॉरी जो नाइल रिवर है, वो इजिप्ट के लिए गॉड गिफ्ट है, और ये बात बहुत फेमस भी हुई। इसके साथ साथ जो हिकेटियस है वो ज्योग्राफी के अंदर अपना योगदान देते हैं, जिसकी वजह से उसे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो वहां दो नाम फिर जुड़ जाते हैं। एक नाम आता है प्लूटो और एक आता है अरिस्टोटल। भाई क्या फर्क था इन दोनों के अंदर? जो अरिस्टोटल जो बंदा था उसने एक कंसेप्ट दिया, एक्यूमीन और नॉन एक्यूमीन। अब ये एक्यूमीन और नॉन एक्यूमीन क्या होता है भाई? एक्यूमीन और नॉन एक्यूमीन का जो कंसेप्ट है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब जो एक्यूमीन है वहां की टेम्परेचर, वहां का क्लाइमेट, वहां का वेदर, वहां पर क्या क्या रहने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं यानी बेसिक जो एमिनिटीज हैं वो अगर पूरी हो रही हैं तो वो रहने लायक एरिया है, अदरवाइज वो रहने लायक एरिया नहीं। ये बात सबसे आगे चली। उसके बाद एक और जो थ्योरी आती है प्लूटो और अरिस्टोटल को लेकर, वो है भाई इंडक्टिव स्टडी एंड डिडक्टिव स्टडी। भाई बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। अगर आपने जो बेसिक्स है ज्योग्राफी का वो समझ लिया तो उसके बाद ज्योग्राफी जो है बहुत आसान सब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा। और
चंडीगढ़ टीसीटी के लिए तो 100 नंबर का एसएस का पेपर है भाई, 100 नंबर का, और 100 में से लगभग लगभग 25 मार्क्स जो है एसएस के कहीं नहीं गए, सॉरी ज्योग्राफी के कहीं नहीं गए, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ो तभी तो चीजें पॉसिबल होंगी ना। इंडक्टिव स्टडी क्या होता है? पर्टिकुलर टू जर्नल, और डिडक्टिव क्या होता है? जर्नल टू पब्लिक, ओ सॉरी पर्टिकुलर। अब इस दोनों का क्या मतलब है? मतलब एक कोई बड़ा एरिया है, ठीक है, डिडक्टिव का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कोई बड़ा एरिया है और उसके लेवल पर जो यहां पर लॉज लगा है, उन्हीं सब लॉज को इस छोटे से एरिया में अप्लाई करने के बाद क्या ये लॉ जस्टिफाई करता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, उस पर्टिकुलर जगह को, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी, डिडक्टिव स्टडी कहलाएगी। अदरवाइज जो इंडक्टिव स्टडी है वो कोई छोटा सा एरिया है और वो पूरे बड़े एरिया में हम इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद जो चीजें रिजल्ट निकल कर आता है उसको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन यहां भी पूछा जाता है कि ज्योग्राफिया जर्नलिसिस, ज्योग्राफिया जर्नलिसिस नाम की बुक किसने लिखी? भाई बर्नाल्ड बरेनियस ने लिखी, ठीक है। बर्नाल्ड बरेनियस और इमैनुअल कांत के बाद नाम आते हैं हम्बोल्ट, और जो हम्बोल्ट है और रिटर है, कार्ल रिटर, ये दोनों जो है ग्रीक के रूलर हुआ करते थे भाई, ग्रीक सॉरी जर्मनी के आया करते, ठीक है। इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, ज्योग्राफी को नई पहचान दी। बर्नाल्ड बरेनियस और इमैनुअल कांत के बाद अगर किसी ने योगदान दिया है तो इन दोनों ने किया है, और इनको तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहा जाता है, क्या भाई। अब हम्बोल्ट का योगदान क्या है? हम्बोल्ट का योगदान है भाई ओशियन करंट्स के अंदर, क्योंकि जो हम्बोल्ट है वो फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना चाहता था और फिजिकल ज्योग्राफी को ही आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन वहीं जो रिटर है वो फिजिकल ज्योग्राफी को छोड़कर वो ह्यूमन ज्योग्राफी पर ध्यान देना चाहता था। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आगे चलेंगी, लेकिन आप लोगों को इन चीजों को देखकर समझकर ज्योग्राफी किस तरीके से हुई और किस तरीके के नाम शुरुआत में आपको देखने को मिलते हैं वो चीजें समझनी पड़ेंगी। जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आपको दिक्कत परेशानियां पैदा होंगी, ठीक है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, एक बार अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो मैंने आपको जितने भी पेपर के नाम बताए वो सारे के सारे बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है भाई, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। अब इस बात को कैसे समझा जाए? फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी क्या इमैनुअल कांत होगा या फिर प्लूटो होगा? भाई इनमें से कोई नहीं है। जो फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी है उसका नाम है स्ट्रैबो, क्योंकि स्ट्रैबो जो था वो भाई एक रोमन था जिसने भाई बहुत अच्छी स्टडी की। क्योंकि सबसे पहले अगर ज्योग्राफी को डेवलपमेंट फेज में माना जाता है तो भाई वो ग्रीक वाले थे, फिर रोमन थे, फिर एक डार्क एज आती है ज्योग्राफी के अंदर। यानी डार्क एज का मतलब क्या है भाई? ज्योग्राफी जो है यहाँ पर डेवलप होना बंद हो जाती है। लेकिन इसी पर्टिकुलर एज में, डार्क एज में, अरब जो ज्योग्राफी है, अरब के ज्योग्राफर है वो डेवलप करते हैं, क्योंकि ये जो लोग थे ये ट्रैवलर थे और यहाँ पर ही हमें जो मॉनसून है हमारा उसकी उत्पत्ति होते हुए दिखाई देती है। फिर आगे चलकर मॉनसून के ऊपर बहुत सारी थ्योरियां आपने पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहले जैसे आता है एडवर्ड हेली, ठीक है, फ्लोन का कंसेप्ट आता है, रिचल्स का कंसेप्ट आता है। हालांकि इतना तो नहीं पूछा जाता आप लोगों से, लेकिन भाई याद होने चाहिए, क्या पता कब क्या पूछ ले वो, ठीक है। पी कोटेश्वरम एंड देन अगला है भाई यिन, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद ज्योग्राफी है एक अलग अप्रोच से चलती है, लेकिन क्वेश्चन आज भी एक ज्योग्राफी के अंदर आता है कि ज्योग्राफी जो है ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है या फिर साइंस का सब्जेक्ट है। भाई ये ऐसी बात है जैसी जिसकी सोच। मतलब क्या कि ज्योग्राफी को जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट मानता है वो लोग एमए ज्योग्राफी करते हैं, जो लोग ज्योग्राफी को साइंस का सब्जेक्ट मानते हैं वो एमएससी ज्योग्राफी करते हैं। लेकिन जो भेदभाव है वो कहां से शुरू होता है? एमए ज्योग्राफी और एमएससी ज्योग्राफी का। एमएससी ज्योग्राफी और एमए ज्योग्राफी का जो भेदभाव है वो कहां से शुरू होगा भाई? वो होगा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि जब ये क्रांति आई ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर इससे पहले एक डार्क एज आई थी,
डार्क एज, और इस डार्क एज को हम पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। जब आप पीजीटी की तैयारी करोगे तो वहां आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि भाई क्या होता है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि सब कुछ रोक राख के सिर्फ और सिर्फ अब अपना दूसरा काम देख लो, अब ज्योग्राफी यहां से आगे नहीं चलेगी। और इसी को डेवलप किया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ने। जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन डेवलप हुआ उसके बाद ज्योग्राफी जो है एक साइंस का सब्जेक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वो साइंस का एक बनता हुआ सब्जेक्ट दिखाई दे रहा था तो वो लोग एमएससी ज्योग्राफी मानते हैं। लेकिन जो लोग क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, भाई देखो ये अप्रोच है, याद करने को कुछ नहीं होता, बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे तब तक आपको परेशानियां पैदा होंगी। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के अंदर जो साइंस और जो एप्लीकेशन मॉडल्स ज्योग्राफी के अंदर ऐड किए गए थे, अगर उनसे आगे चलकर कोई मानव की जो बेसिक एमिनिटी है, जो बेसिक डिमांड है, अगर वो उनको सर्वोपरि मानता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में एमए ज्योग्राफी यानी एमए जो है ज्योग्राफी जो है ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट माना जाएगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा ग्लोब, और ग्लोब के अंदर मैं आपको सारी की सारी जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, कितनी इक्वेटर है, इक्वेटर कहां कहां से पास होती है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से पास होती है, ये सारे जो पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करूंगा और वहां पर आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। भाई विद्यारथ को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि विद्यारथ आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस, जो पूरा कोर्स है टीजीटी एसएस का चंडीगढ़ स्पेशली, ठीक है भाई, वो पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी डिमांड है, उस डिमांड को विद्यारथ पूरा करने वाला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।